ओके, सो लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स देखे थे। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में फ़र्क ये था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की जो सैम्पल स्पेस थी उसमें वो फाइनाइट थी, या तो वो फाइनाइट होती थी या फिर वो काउंटेबली इनफाइनाइट होती थी। और अक्सर जब हमने काउंटिंग से या नंबर्स, किसी चीज़ के नंबर से डील करना होता था तो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पे जाते थे। लेकिन जब हमारे पास अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस होती थी, मतलब 0 से 1 तक सारे नंबर्स या रियल नंबर स्पेस पे कोई भी सबसेट, या हमने लेंथ मेजर करनी है, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, यानी जब भी हमने मेजरमेंट करनी होती थी, तो फॉर एग्जांपल हाइट या वेट की मेजरमेंट, तो इस तरह के जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है, ऑल पॉसिबल जो वैल्यूज़ आ सकती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं। हमने लास्ट टाइम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था। हमने आप लोगों की मैंने आप लोगों की हाइट्स पूछी थी तमाम स्टूडेंट्स की, और वो एक रैंडम वेरिएबल था। और वो हाइट का जो रैंडम वेरिएबल था उसके हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी, और वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने जब प्लॉट की तो ये ब्लू बार्स जो बनी हुई हैं यहाँ पे, ये हमें नज़र आई, ब्लू बार्स। और ये बता रही थी कि कितने लोग थे जिनकी हाइट फॉर एग्जांपल 65 इंचेस से 66 इंचेस के बीच में थी, फिर कितने लोग थे जिनकी हाइट 66 से 67 इंचेस के बीच में थी, यहाँ पे कितने लोग थे जिनकी हाइट 79 से 80 इंचेस के बीच में थी। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हमने हाइट्स की देख ली थी। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअली ये जो ब्लू बार्स हैं ये उसका हिस्टोग्राम था कि इस बिन में कितने लोग थे, इस बिन में कितने लोग थे, इस बिन में कितने लोग थे, एंड सो ऑन। और फिर इस हिस्टोग्राम की शेप के ऊपर हम अगर चाहें तो एक फंक्शन सुपर इम्पोज कर सकते हैं। यानी मैं या तो हिस्टोग्राम की एक्चुअल वैल्यूज़ यूज़ कर लूँ, ये ब्लू बार्स की हाइट, या फिर मैं जो भी फंक्शन इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया है, फॉर एग्जांपल ये रेड कर्व, मैं इस रेड कर्व की वैल्यूज़ इनको यूज़ कर लूँ एज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम जो है ये तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का हिस्टोग्राम है, क्योंकि बिन्स हैं अलग-अलग। लेकिन जो फंक्शन रेड में मैंने शो किया ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। सो continuous functions can be used to model continuous phenomena, and they can also be used to model discrete phenomena as well. ओके, सो ये वो मॉडलिंग का स्टेप था कि हम एक रियल फिनोमेना को एक उसके ऊपर एक ऐसा फंक्शन सुपर इम्पोज कर लेते हैं जो फंक्शन उस फिनोमेना की तरह बिहेव कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद हम एक्चुअल डेटा को बाहर फेंक सकते हैं और उस फंक्शन को जेब में डाल सकते हैं कि जहां भी हम जाएंगे वो फंक्शन अपने साथ लेके चले जाएंगे। और जब भी उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी आपने सवाल पूछना है तो मैं उस फंक्शन की बेस पे उसका आंसर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट्स जब मैंने कलेक्ट की थी तो वो कोई 50-60 नंबर्स की एक लिस्ट आ गई थी मेरे पास। वो लिस्ट मैं साइड पे कर दूंगा और वो जो फंक्शन सुपर इम्पोज किया था जो कि आपकी हाइट्स को मॉडल कर रहा था वो फंक्शन मैं अपने पास रख लूंगा। तो ये कन्वीनियंस आ जाती है मेरे पास। ठीक है, और हमने देखा था कि हाइट्स और वेट्स और इस तरह की कई चीज़ों के जो हिस्टोग्राम्स हैं उनकी शेप जो है वो बेल शेप नज़र आती है। ये हम कई दफ़ा देख चुके हैं, बेल शेप फिनोमेना। आज इसको कवर करेंगे। फिर हमने ये तो थे जब हमने हाइट या वेट इस तरह की चीज़ मालूम करनी थी, या लेंथ या वॉल्यूम। लेकिन कुछ फिनोमेना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं या कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जो टाइम से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल
टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, यानी या टाइम टिल एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक लाइट बल्ब था, हमने लास्ट टाइम देखा था एक लाइट बल्ब के फेल होने का टाइम, कि वो कब फ्यूज हुआ लाइट बल्ब, तो वो टाइम क्या था, वो एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह के जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर बेल शेप नहीं होती, और इस तरह के रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो अक्सर एक ये डाउनवर्ड्स स्लाइडिंग उनकी जो डेंसिटी है वो उसको बेहतर मॉडल करती है। तो इस तरह के कर्व्स होते हैं जो इनको मॉडल करते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, और हमने कहा था कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम वी विल यूज समथिंग कॉल्ड अ डेंसिटी फंक्शन, और डेंसिटी फंक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, डेंसिटी फंक्शन सिर्फ एक नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है जिसका एरिया 1 होता है। ठीक है, उस फंक्शन की अपनी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए डेंसिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती, लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में जो हम डेंसिटी कहते थे वो प्रोबेबिलिटी होती थी। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में डेंसिटी इज जस्ट अ नॉन नेगेटिव फंक्शन जिसका एरिया 1 है। ओके, आज हम कुछ खास आज हम 2 या 3 वेल नोन ऑफन यूज्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला रैंडम वेरिएबल हमने देखना है वो है यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। लेट मी यूज अ बेटर पेन। वो है यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। ओके, लेट्स सपोज आपके पास रियल नंबर लाइन है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और लेट्स सपोज उस पर मेरे पास एक सबसेट है ए से लेकर बी, और लेट्स से मैं ए और बी इसके बीच में ब्लाइंडली एक कोई भी नंबर उठा लेता हूँ। ठीक है, ए और बी के बीच में, तो मेरी जो सैंपल स्पेस है वो ए से बी तक होगी। ठीक है, और मैंने कोई भी नंबर उठा लिया। ठीक है, ऐसे रैंडम, और वो जो भी मैंने नंबर उठाया है लेट्स कॉल इट एक्स। ठीक है, वो मेरा रैंडम वेरिएबल है। इनफैक्ट लेट्स कॉल इट, वो मैं कैपिटल एक्स यूज करता था। जो भी मैंने नंबर उठाया ब्लाइंडली बिटवीन ए एंड बी, वो एक रैंडम वेरिएबल है एक्स। ठीक है, एनी नंबर बिटवीन ए एंड बी। इसका जो डेंसिटी फंक्शन है अब मैंने वो मालूम करना है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि इनफैक्ट मैं उसको कर देता हूँ रिप्रेजेंट। इसकी डेंसिटी 1/b माइनस ए है अगर x की वैल्यू a और b के बीच में है। ठीक है, और
वरना इसकी वैल्यू 0 है अगर x इनके बाहर है। ठीक है, क्या ये डेंसिटी, क्या ये क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं डेंसिटी फंक्शन की दो कंडीशंस क्या थी? कैन एनीवन टेल मी डेंसिटी फंक्शन की दो कंडीशंस क्या थी? greater than 0 and between 1 and 0. पहली वाली ठीक है, दूसरे वाली गलत बताइए। नॉन नेगेटिव है, ये बात सही है। दूसरी बात सर दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के दरमियान का जो एरिया है वो 1 के इक्वल होगा। नहीं, इनकरेक्ट। सर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के दरमियान एरिया 1 के इक्वल हो। यस, ये बात सही है। टोटल एरिया अंडर डेंसिटी फंक्शन इज 1। अब आप लोगों से सवाल, क्या ये जो मैंने एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया है, क्या ये डेंसिटी फंक्शन है या नहीं? पहली कंडीशन फॉलो करता है ये कि नहीं? जैसे फॉलो करता है। क्यों पहली कैसे करता है? करता है बोलो सर। कैसे? सर ये नॉन नेगेटिव नहीं है ना, पॉइंट में आएगा लेकिन नेगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा। वजह क्या है? वजह क्या है? आप क्यों कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव होगा? सर क्योंकि मान लो d माइनस ए में जब हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आंसर नॉन नेगेटिव नहीं आता। क्यों? अगर b 3 है और a 10 है फिर बी सर बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। हाँ सर, बी पॉजिटिव इन्फिनिटी के करीब है। ओके ठीक है। तो बी पॉजिटिव इन्फिनिटी के करीब है, सो व्हाट? आई मीन क्या बी नेगेटिव नहीं हो सकता? हाँ, बी जिस तरह से हमने सवाल कंस्ट्रक्ट किया था, बी हमेशा ए से बड़ा है। बी ए के राइट साइड पे है, चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे ए और बी दोनों नेगेटिव हो, बी बड़ा नंबर है। तो बी अगर बड़ा नंबर है तो बी माइनस ए हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। देयरफॉर ये 1 ओवर बी माइनस ए हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, सो नॉन नेगेटिविटी तो इसकी प्रूव हो जाती है। टोटल एरिया अंडर डेंसिटी फंक्शन इज 1। ये कैसे प्रूव होता है? इसके लिए हम कैलकुलस यूज करते हैं। हमारा फंक्शन है, कैलकुलस में एरिया कैसे आता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जो भी आपका फंक्शन है dx, ये उसका एरिया है, टोटल एरिया। ठीक है, मैं टोटल एरिया की डेफिनेशन लिख देता हूं। टोटल एरिया किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ऐसे आता है। ठीक है, ओके फाइन। तो हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1 ओवर बी माइनस ए, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, dx, और इसमें ये जो 1 ओवर बी माइनस ए है, इसका x से तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो ये तो बाहर आ सकता है इंटीग्रल से, या सम अगर कह लें तो सम से बाहर आ सकता है ये। तो मल्टीप्लाई, कांस्टेंट मल्टीपल है, तो 1 ओवर बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऑफ व्हाट dx। ठीक है, वेट आई मुझे सही तरह करना चाहिए था। ये जो इंटीग्रल है आपके पास,
एक्चुअली मैंने एफ ऑफ एक्स गलत लिखा है। एफ ऑफ एक्स हमेशा तो 1 ओवर बी माइनस ए नहीं है ना, तो इस इंटीग्रल को, एरिया अंडर द कर्व को सही तरीके से लिखते हैं। क्या ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का एरिया है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला एरिया प्लस 0 से इन्फिनिटी वाला एरिया। जो कि आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 है जब x की वैल्यू। हाँ, I messed up again. I messed up again. I apologize. Let me do this again. I hope ये आपको अब this will make sense to you कि मैं 3 इंटीग्रल्स लिखने लगा हूं, 3 एरियाज लिखने लगा हूं मैं, ठीक है। पहला एरिया आप देख लें कहां से कहां तक है, तब तक मैं दूसरा लिखने लगा हूं। अब दूसरा भी देख लें कहां से कहां तक है, और अब मैं तीसरा लिखने लगा हूं। ठीक है, मैंने 3 एरियाज लिखे। पहला माइनस इन्फिनिटी से a तक, फिर a से b तक, और फिर b से इन्फिनिटी तक। यानी टोटल अगर मैं देखूं तो क्लियरली मैंने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एरिया कवर कर लिया है। बस मैं उसको 3 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया। अब और उसकी वजह यह है कि जब मैं a से छोटा हूं, x जब a से छोटा है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, कोई मुझे बता सकता है? जब मैं माइनस इन्फिनिटी से a तक जा रहा हूं, विच मीन्स कि मैं a से कम, जी, जब भी a से कम वैल्यू है तो f ऑफ x की वैल्यू 0 है। ठीक है, मैं 0 वैल्यू डाल दी यहां पे। जब a से b के बीच में हूं तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? Anyone? 1 over b minus a। 1 over b minus a, ठीक है, वो मैंने डाल दी। फिर जब मैं b से बड़ा हूं, यानी b से लेकर इन्फिनिटी तक, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 0। और मैंने 0 वैल्यू डाल दी वहां पे। अगर मैं एक ऐसे फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व ला रहा हूं जो फंक्शन हमेशा 0 पे पड़ा है, तो उसका एरिया क्या होगा? 0। हाँ, एक फंक्शन है, उसकी हाइट ही 0 है तो उसका एरिया भी 0 होगा। जितनी मर्जी विड्थ हो उसकी, माइनस इन्फिनिटी से a तक विड्थ जितनी मर्जी हो, उसकी हाइट ही 0 है, तो इस फंक्शन का एरिया तो 0 होगा। इसी तरह सेकंड वाले को छोड़ देते हैं, थर्ड वाले की भी हाइट 0 है, इसका मतलब इसका एरिया 0 होगा। ओके, जो ये वाला है, जिन लोगों को इंटीग्रेशन आती है, जिन लोगों को नहीं आती, डोंट वरी अबाउट दिस, लेकिन जिनको आती है वो देख सकते होंगे कि ये 1 over b माइनस a x पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इसको मैं बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, पीछे रह जाएगा a से लेकर b और 1 into dx। ठीक है, और 1 का इंटीग्रल x ही होता है जिन लोगों को इंटीग्रेशन आती है। ठीक है, सो इस पूरी चीज़ का जो आंसर है वो होगा 1 over b माइनस a, और उसके बाद ब्रैकेट्स में होगा x ही होगा, लेकिन इवेल्युएट होगा फ्रॉम b टिल a, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1 over b माइनस a। और ये जो भी मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, इसमें पहले मैं डालूंगा x की वैल्यू b, और फिर जो नीचे वाली वैल्यू थी इसको माइनस करते हैं, माइनस a, एंड सो द आंसर इज b माइनस a over b माइनस a इक्वल्स 1। और रिमेंबर हम निकाल क्या रहे थे? टोटल एरिया। ये टोटल एरिया था, लेफ्ट साइड पे देखें, टोटल एरिया से हम शुरू हुए थे और टोटल एरिया 1 आ गया। सो ये जो मैंने डेंसिटी फंक्शन यूज़ किया है, ये जो भी मैंने फंक्शन डिफाइन किया था, ये एक डेंसिटी फंक्शन है।
ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन भी फॉलो करता है। ये हमें वैसे इतनी इसको इस तरह क्या कहते हैं इंटीग्रेशन से मैंने करके दिखा दिया, जिससे हो सकता है कुछ लोग ज़रा सा डर ना गए हों। अगर आप इस फंक्शन को प्लॉट ही कर लें, एफ ऑफ एक्स को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये फंक्शन चल रहा है और इसकी वैल्यू 0 चली जा रही है, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। जैसे ये ए पे आता है और बी तक इसकी वैल्यू कुछ हो जाती है। वो कितनी हो जाती है? वो वैल्यू है 1/b - a, क्योंकि हमने डिफाइन ऐसे किया था। ये वाली जो हाइट थी ये 1/b - a थी, ठीक है। और फिर जब ये b से आगे जाता है तो ये फिर 0 हो जाता है। तो ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स मैंने ड्रॉ किया है, पूरे का पूरा। और आप नोट करें इसका टोटल एरिया, जहां पे ये 0 है एरिया 0 आएगा, इधर भी 0 है एरिया 0 आएगा। इसका सारे का सारा जो एरिया जमा हुआ है वो तो इस ए से बी वाले रीजन में है, और इस रीजन की विड्थ b - a है और इसकी हाइट 1/b - a है। तो इसका एरिया इस रीजन का area will be width into height, which is width is b - a and height is 1/b - a, which is 1। तो यहां से भी देख सकते थे कि ऐसा फंक्शन है जिसका एरिया 1 है। इस तरह के रैंडम वेरिएबल को जिसमें डेंसिटी बराबर रहती है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। हर जगह पे डेंसिटी बराबर है, दैट्स अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। ये ऐसे ही है कि आप मुझे कहें कि आप ए और बी के दरमियान जब कोई पॉइंट उठा रहे हैं तो ऑल पॉइंट्स आर इक्वली लाइकली, जो हम पहले जिस तरह की टर्म यूज करते थे, ऑल पॉइंट्स आर इक्वली लाइकली। पर हम यहां सिर्फ ये कह रहे हैं कि हर पॉइंट पे डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू सेम है, दैट्स अ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। बाय द वे ये तो कंटिन्यूअस था, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी होता है, वो फर्क रैंडम वेरिएबल है। हम सिर्फ कंटिन्यूअस अभी देख रहे थे। जी मैं ये कंप्लीट कर लूं एक पॉइंट जरा डिस्क्रीट वाला, फिर मैं आपसे आगे तरफ आता हूं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम पहले देख चुके हैं, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, और वो था फेयर कॉइन टॉस, क्योंकि उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ थी और टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ थी। फिर हमने फेयर डाई, उसमें भी 1 2 3 4 5 6, अगर सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है, 1/6 1/6 एंड सो ऑन। यानी जब भी, और इसको हम बाय द वे डेंसिटी फंक्शन ही कहते थे ना, इसको भी, ये आपका डेंसिटी फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ये आपका डेंसिटी फंक्शन था एफ ऑफ एक्स। उस डिस्क्रीट के केस में डेंसिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी के बराबर होती थी, पर बहरहाल हम उसको डेंसिटी कह सकते हैं। और जब भी डेंसिटी बराबर आ जाती है कि हर पॉसिबल आउटपुट पे डेंसिटी की वैल्यू बराबर है, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो इनफैक्ट जो नॉर्मल फिनोमेना हमारे पास होते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी बीच में नहीं लाते, फेयर जब होती हैं सारी चीज़ें, तो वो सारे यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। जब भी कोई बायस आ जाता है तो फिर ये फर्क किस्म के रैंडम वेरिएबल्स बनते हैं। एनीवेज, ये तो मैं डिस्क्रीट के लिए मैं आपको बताना था कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कुछ और होता है, और यूनिफॉर्म डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ये कुछ और होता है। जी कोई सवाल था आपका? सर वो आपसे पूछना था, जो हमने ऊपर ग्राफ प्लॉट किया है -∞ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, उसमें जो हाइट है वो 1/b - a है, वो काइंडली थोड़ा सा बता दें वो हाइट किस तरह 1/b - a है। मैंने रखी है लेकिन आपका सवाल आपका अच्छा है। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आप लोगों से अगर सवाल करूं
कि मेरे पास एक कोई रैंडम वेरिएबल है y, और वो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, ये मैं आपको बता देता हूँ, यूनिफॉर्म है, और वो -3 से 11 के बीच में लाई करता है। यानी उसके जो पैरामीटर्स हैं, जिसको मैं a कह रहा था, a और b, इनको पैरामीटर्स कहते हैं, कि वो रैंडम वेरिएबल जो है वो -3 से 11 के बीच में लाई करता है और वो यूनिफॉर्म है। आप मुझे उसका डेंसिटी फंक्शन लिख के दे सकते हैं? या आप लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे उसका डेंसिटी फंक्शन अभी लिख के दें। सर उसकी हाइट 1/14 होगी। आप कहते हैं कि उसकी हाइट 1/14 होगी, यस और वो 14 ऐसे की है, 11 -3 b माइनस a की है, राइट? यस उसकी हाइट हमेशा 1/14 होगी। यस सर। हम -∞ से इन्फिनिटी तक वो फंक्शन ऐसे ही चलेगा 1/14। जी उसका एरिया क्या आएगा? वही आएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे तो। नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचें आप लोग। ऊपर वाला फंक्शन देखें। सर जब के दरमियान लेंगे तब शायद 1/14 से पाएगा। जी बिल्कुल, जब मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था, जहाँ पे मेरा ये माउस है, यहाँ पे क्या हुआ था? तो अब वापस आते हैं। यानी ये इसकी 1/b माइनस a वैल्यू होगी अगर y की वैल्यू -3 और 11 के बीच में है, वरना इसकी वैल्यू 0 होगी अगर अदरवाइज। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा। सो हुआ ये कि ये वैल्यू क्यों लेके आए हम? इसलिए क्योंकि मुझे इतना पता था कि -3 से लेकर 11 तक इसने कोई वैल्यूज़ लेनी है, उनके अलावा ये 0 है। टोटल एरिया इसका 1 आना है अगर ये डेंसिटी फंक्शन है, और वो जितनी भी उसकी वैल्यू आनी है वो इसके बीच में ही आनी है, और इसकी जो विड्थ है वो 11 -3 है। अगर इसकी विड्थ 14 है और एरिया टोटल 1 है, यहां से भी एरिया 0 आना है, इधर से भी एरिया 0 आना है, तो सारे का सारा एरिया इसी विड्थ के अंदर आना है और वो 1 है। तो मैं क्या हाइट रखूं कि एरिया 1 आएगा? उसका इन्वर्स कर देंगे, उसका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटेड तो फिर आ जाएगा। बिकॉज एरिया इक्वल्स विड्थ इनटू हाइट, और एरिया मैंने अगर 1 रखना है जबरदस्ती, और विड्थ मेरे पास b माइनस a है, तो फिर हाइट क्या होनी चाहिए? हाइट शुड देन बी 1/b माइनस a। दैट्स वाई यहां पे आप हाइट उसकी 1/14 कर देंगे। इज दैट क्लियर? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इस पे? एनीवन? किसी तरफ तो रिस्पांस दे। नहीं समझ नो आई? सर, नो नो सर। क्लियर। क्लियर, ओके ग्रेट। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। बाय द वे, एक मैं खास यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल आपको बताने लगा हूं, कंटिन्यूअस ही है, ये डिस्क्रीट तो मैंने वैसे मेंशन किया था। ये आप मुझे बताएं ये किस तरह का रैंडम वेरिएबल है? यूनिफॉर्म, मेरे पास x एक रैंडम वेरिएबल है, इट फॉलोज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी और उसके पैरामीटर्स हैं 0 और 1। क्या मतलब है इसका?
इसकी हाइट भी 1 है। और ये कहाँ पे जिंदा है, ये रैंडम वेरिएबल कहाँ पे जिंदा रहता है, किधर रहता है, इसका घर कहाँ पे है? के दरमियान। ये 0 और 1 के दरमियान रहता है। लेस देन 1। हाँ, ये एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो 0 से लेकर 1 वाले सेट में रहता है, और उस सेट के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, ये एक खास रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, जो कि आपके बहुत सारे आपके कंप्यूटर में जो रैंडम नंबर्स जनरेट होते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलें तो उस पर आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। वो रैंडम नंबर जो जनरेट करते हैं असल में तो वो कंप्यूटर ने जनरेट किया है। अगर वो वाकई रैंडम होता तो कंप्यूटर ने कैसे जनरेट कर दिया होता? कंप्यूटर तो एक फिक्स्ड प्रोसेस से चीज़ें जनरेट करता है। तो ये जो कंप्यूटर्स आपके रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ये असल में ट्रूली रैंडम नहीं होते। दे आर कॉल्ड सूडो रैंडम नंबर्स, फॉल्स रैंडम नंबर्स हैं ये, कि दे गिव यू द अपीयरेंस ऑफ बीइंग रैंडम, पर असल में रैंडम नहीं होते ये। आप इनको यूज कर सकते हैं एज रैंडम नंबर्स। और ये जो कंप्यूटर आपको सूडो रैंडम नंबर्स जनरेट करके देता है, ये इस तरह के रैंडम वेरिएबल को यूज करता है। ठीक है, और इसको यूज करके फिर वो और भी ज्यादा रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। सो इस किस्म के रैंडम वेरिएबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिमुलेशन मेथड्स में। जब आपने रैंडमनेस को सिमुलेट करना होता है तो इसके थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे कहें कि मुझे एक रैंडम नंबर चाहिए x, जो कि इस तरह का है, जो कि 0 से लेकर 5 तक लाई करता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं असल में एक रैंडम नंबर जनरेट करूंगा जो 0 से 1 तक होता है, और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वाला x बन जाएगा। सो यू सी कि मैंने किस तरह से मेरा जो बेसिक रैंडम नंबर जनरेटर है वो तो सिर्फ ये वाला था, और उसकी बेस पे मैंने एक और किस्म का रैंडम नंबर जनरेट कर दिया। सो दैट्स द बेसिक आइडिया। अगर आप मुझे कहें कि, बल्कि मैं आपसे पूछ लेता हूं क्विकली, आपने मुझे रैंडम नंबर जनरेट करके देना है यूनिफॉर्म, जो -1 से 5 तक लाई करता है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 6। ओके, मैं 0 से 1 वाला जनरेट कर दूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, तो ये तो 0 से 6 तक आ गया। अब क्या करूं? जी, अगर इसकी वैल्यूज में -1 कर दूं, अब वो -1 से 5 नहीं हो जाएगा? है ना? इस पे कंफ्यूजन है आप लोगों को या नहीं? अगर वो 0 से 5 वाला आ जाएगा फिर -1 करेंगे तो नहीं, इसकी रेंज क्या है? 0 से 6। अच्छा, अब जब मैं -1 कर देता हूं तो जो 0 वाले थे वो -1 पे चले गए होंगे, जो 6 वाले थे वो 5 पे चले गए होंगे, और -1 से 5 तक मेरे पास यूनिफॉर्म रैंडम नंबर आ गया। आप 6 में तो -1 कर रहे हैं, 0 में से क्यों नहीं कर रहे -1? सारों में से -1 हो रहा है, सब में से -1 हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स यूनिफॉर्म रैंडम नंबर।
जी सर मैं नेक्स्ट पे ये बता दें कि आप -1 क्यों कर रहे हैं, 0 में से भी आपने कहा, 6 में से भी कहा है। क्योंकि मेरे पास एक रैंडम नंबर है, उसके जो भी उसकी वैल्यू थी उसमें से मैंने -1 कर दिया। तो उस रैंडम नंबर की अगर मिनिमम वैल्यू पहले 0 थी और मैंने -1 कर दिया तो मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 थी और मैंने -1 भी किया है तो अब मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगी। और उसके बीच में उसकी जो भी वैल्यू आती थी, लेट्स से उसकी वैल्यू आई 3.2 और मैंने -1 किया है तो वो 2.2 बन जाएगी। Does that answer? ओके ओके, तो ये तो था सर जी 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 बताइए। सर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 हो तब हाइट इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी, तो उसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, एक ऐसा रैंडम वेरिएबल, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा रैंडम वेरिएबल बनाएं जो यूनिफॉर्म हो बिटवीन ए एंड ए, ठीक है। और ये कहते हैं कि आपका जो रूल है उसके मुताबिक तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो होगा 1/a माइनस ए और 0 अगर इफ x इज बिटवीन a एंड a। चलो मैं इक्वल टू भी डाल देता हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और अदरवाइज 0 है, ठीक है। मुझे ये बताइए, और ठीक है, और इस पे होगा कि ओ ये तो इन्फिनिटी हो गया, ये तो दिस थिंग इज 1/0 विच इज इन्फिनिटी, तो ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई। अब एरिया अंडर द कर्व किस तरह 1 होगा एंड सो ऑन। मुझे तो पहले ये बताएं सबसे पहले कि ये जो आपने रैंडम वेरिएबल बनाया है ए से ए तक, इज इट रैंडम? नो सर। व्हाई? सर एक ही पॉइंट है वो फिक्स है, उसमें से रैंडम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? अब वो इस वेरिएबल ने सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता है ये, और वो वैल्यू है ए। तो दिस वेरिएबल इज अ डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल, इट्स नॉट अ रैंडम वेरिएबल, इट्स नॉट इवन अ वेरिएबल। वो एक ही वैल्यू ले, फिक्स्ड एक नंबर है वो। तो आपका कंसर्न ठीक था, लेकिन हम उससे इस तरह से बच जाते हैं कि इस तरह के केसेस का रैंडमनेस से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल्स नहीं रहते, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका ये अब कैलकुलस से जोड़ने लगी है बात, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि जब विड्थ ज़्यादा है ना काफ़ी, तो हाइट उसका इन्वर्स होती है, और जैसे जैसे आपकी विड्थ कम होती जाती है ये हाइट बढ़ती जाती है। इनफैक्ट उसका जो लिमिटिंग केस है वो यही है जो आपने बताया है कि अगर विड्थ को मैं 0 के बिल्कुल पास, जितना 0 के पास लेता जाऊंगा उतनी हाइट इन्फिनिटी के पास चलती जाएगी, उतनी हाइट इन्फिनिटी के पास चलती जाएगी। और उसकी वजह यह है क्योंकि हम हमेशा एरिया को 1 रखना चाह रहे हैं। तो जब विड्थ 0 के पास चलती जा रही बहुत थोड़ी, तो एरिया को 1 करने के लिए मुझे हाइट को बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। उसका लिमिटिंग केस यही है कि अगर अच्छा बिल्कुल ही 0 ही हो गई है तो फिर इन्फिनिटी होनी पड़ेगी, लेकिन एज लॉन्ग एज वो 0 नहीं है तब तक हाइट कोई ना कोई बहुत बड़ा नंबर होगा पर फाइनाइट हाइट होगी। ओके, अब चलते हैं एक और रैंडम वेरिएबल पे जो कि एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल बाद में कर लेंगे। अगर आपको याद हो, बल्कि अभी हमने सुबह अभी मेंशन किया है अभी क्लास के शुरू में कि बेल शेप्ड कर्व आता है, अक्सर बेल शेप्ड नजर आते हैं रैंडम वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशंस। आज सुबह की जो मेरी ग्रेजुएट कोर्स की क्लास थी, लेट मी ऐड अ न्यू पेज। आज सुबह मैंने ग्रेजुएट कोर्स जो पढ़ाया, डीप लर्निंग का कोर्स मैं पढ़ाता हूँ,
उसमें मैंने क्विज लिया और उस क्विज की जो लेट मी ओपन, उस क्विज के मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन आई, लेट मी कॉपी दैट फॉर यू एंड पेस्ट इट हियर. सो आई होप ये आपके लिए विजिबल होगी. अब नोट करें कि आप लोग क्या बता सकते हैं इस तरह का हिस्टोग्राम देख के. एक्स एक्सिस पे मार्क्स हैं, सो क्विज 10 मार्क्स का था और मेरा हर सवाल जो था ना मल्टीपल चॉइस था, हर सवाल के 2 नंबर थे. मल्टीपल चॉइस था, हर सवाल के 2 नंबर थे. बल्कि ऐसा करते हैं, इस रैंडम वेरिएबल को जरा बनाते हैं. x मेरा एक रैंडम वेरिएबल है, x मेरा रैंडम वेरिएबल है जो मेरे क्विज के मार्क्स हैं. सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि सैंपल स्पेस मेरी कैसी है, मेरे x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, क्या सेट है ये. 5 सवाल थे, हर सवाल के 2 मार्क्स हैं. 0 to 10. अगर सारी गलत हैं तो 0 मार्क्स, अगर एक सही है तो 2. 1 हो सकता है आंसर 1. No, sir. Even no. सो टू से कि ये 0 to 10 है, दैट्स इनकरेक्ट. 0 है, 2 हो सकते हैं, 4 मार्क्स हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ मेंटेनिंग कॉमन सेंस व्हेन यूजिंग प्रोबेबिलिटी, कि आपको हमेशा बस कॉमन सेंस को यूज किया करें. ओके, ये इसकी वैल्यूज हो सकती थी और मैंने वो वाली वैल्यूज एक्स एक्सिस पे ये आई हुई है 0, 2, 4, 6, 8 और 10. और हिस्टोग्राम क्या करता है, वो कहता है नो व्हाट, आपका कोई सवाल, कोई कंसर्न? ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ. तो ये आपके पास बिन्स हैं. हिस्टोग्राम क्या करता है, वो स्टूडेंट्स गिन रहा है कि कितने स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स थे. तो इस केस में देयर वर 3 स्टूडेंट्स जिनके 0 मार्क्स थे, देयर वर 3 स्टूडेंट्स जिनके 2 मार्क्स थे, देयर वर 4 स्टूडेंट्स जिनके 4 मार्क्स थे, 6 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट थे, 8 मार्क्स वाले 5 स्टूडेंट्स थे और 10 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स थे. ठीक है. टोटल लोग जिन्होंने क्विज दिया है वो थे 3 + 3 6 + 4 10 + 6 16 21 23 टोटल स्टूडेंट्स थे. आप अपने माइक्स म्यूट कर देंगे काइंडली, शुक्रिया. ओके, सो दैट्स माय रैंडम वेरिएबल. ये इसकी वैल्यूज हो सकती थी, ये इसका हिस्टोग्राम आ गया था. पर जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये था कि इवन फॉर दिस हिस्टोग्राम, और सिर्फ 23 स्टूडेंट्स का था ये, जो एवरेज मार्क्स थे 5.13 आउट ऑफ 10. सबकी जब मैं एवरेज निकाली वो 5.13 थी. ओके, 5.13 के इर्द गिर्द जब मैं देखता हूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो 5.13 के पास थे, 6 स्टूडेंट्स थे. और जैसे जैसे मैं इस एवरेज 5.13 से इधर को जाता जाऊँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिर रहे हैं, और इधर को जाता जाऊँ तब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिर रहे हैं. और उनका जो गिरने का बिहेवियर है वो फिर से वही बेल शेप्ड कर्व है. या मैं चाहूं तो उसके ऊपर एक बेल शेप्ड कर्व सुपर इम्पोज कर सकता हूं. ठीक है. तो अक्सर रैंडम फिनोमिना ये बेल शेप्ड कर्व फॉलो कर रहे होते हैं. और उसका मतलब क्या होता है बेल शेप्ड कर्व का, कि
मैं अगर उर्दू में लिखूं, ज़्यादातर वैल्यूज़ कह देता हूँ, ज़्यादातर वैल्यूज़ अपनी एवरेज के पास होती हैं। अपनी एवरेज के पास होती हैं और जैसे जैसे एवरेज से दूर जाएं, चांसेस कम हो जाते हैं। यही फिनोमेना आपकी हाइट्स के हिस्टोग्राम में भी था। अगर हम ऊपर जाते हैं वापस, आपकी हाइट्स की एवरेज शायद कोई 68 इंचेस कुछ आती होगी। अब 68 या 69 इंचेस का मतलब है 5 फीट एंड 8 और 9 इंचेस, ठीक है, 5 फीट 8 और 9 इंचेस। और क्लास में फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। फीमेल्स की हाइट्स जनरली कम होती हैं, मेल्स की जनरली ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम कंबाइन करें तो जो एवरेज हाइट है, अगर मेल्स की करते हैं तो उनकी एवरेज ज़्यादा आती है, फीमेल्स की करें उनकी एवरेज कम आती है। लेकिन जब सब कुछ कंबाइन कर दें तो फिर एक एवरेज हाइट निकलती है। वो इस हिस्टोग्राम से लगता है कि जैसे 5'8", 5'9" के करीब होगी। और ज़्यादातर लोग 5'8" और 5'9" के करीब ही नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे आप 5'8", 5'9" से दूर जाएंगे, वो चांसेस के उस हाइट के लोग आपको मिलें, वो चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उस तरह के लोग कम हो गए होते हैं, ठीक है। ओके, तो अक्सर जो नॉर्मल फिनोमेना है वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। और let me write this down. Normal phenomena is often like this. और इस तरह normally random variables are like this: height, weight, volume, length. जी age में भी अगर मैं इस क्लास की एज पूछूं तो मुमकिन है कि एवरेज एज हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आई डोंट नो आप लोगों की क्या एजेस होती हैं। आपकी क्या एज है? जिन्होंने अभी बोला था एज, आपकी क्या एज है? 18। सो आप लोगों की एवरेज जो है ना वो 18 years एंड सम मंथ्स होगी। और ज़्यादातर लोग उस एवरेज के पास होंगे। और फिर थोड़े जितना आप उस एवरेज से ज़्यादा या पीछे कम मूव होते जाएं, उतने आपको कम लोग मिलेंगे। सो नॉर्मली रैंडम वेरिएबल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वो बॉटल फिलिंग मशीन है कि एक खाली बोतल आती है और उसमें 250 ml मशीन ने 250 ml डालने होते हैं। लेट मी स्विच बैक टू द ग्रीन पेन। आपके पास बॉटल्स फिल करने वाली मशीन है, तो एक बॉटल खाली बोतल आती है आपके पास एंड द मशीन फिल्स इन 250 milliliters ऑफ सम लिक्विड इन इट। देखें, अगर मैं मैथमेटिक्स की दुनिया में रह रहा होता तो मैं कहता कि अच्छा हाँ, हर बोतल में 250 ml होंगे। लेकिन दैट्स नॉट हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स। इन द रियल वर्ल्ड, व्हेन यू हैव अ बॉटल,
एंड द मशीन पोर्स इन 250 ml, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट 250 ml डलेंगे हर बोतल में, ठीक है। होगा ये कि आपके 250 ml प्लस माइनस सम वेरी स्मॉल वैल्यू, और ये रैंडम होगी कि 250 से कितना ऊपर कितना नीचे गए, ये रैंडम होगा, ठीक है। और अगर आप लेट्स से कोई 1000 बोतलें उठाते हैं और उनमें देखते हैं कि आपकी मशीन ने कितना उनमें भरा पानी, या चलें पानी कह लें, तो यू विल नोटिस अगेन ओवर देयर कि अक्सर बोतलों में 250 के इर्द गिर्द ही होगा पानी, यानी जो भी एवरेज बनेगी ना, ज़्यादातर बोतलें उस एवरेज अमाउंट के इर्द गिर्द होंगी, और फिर उससे कम जितना आप उससे आगे चलते जाएं उतना ये ऐसे नीचे गिरता जाएगा, जितना इधर से पीछे चलते जाएं उतना ये गिरता जाएगा। यानी यहाँ पे भी यू विल सी दैट बेल शेप्ड कर्व एट प्ले एट वर्क, ठीक है। मोस्ट नेचुरल फिनोमिना बिहेव दिस वे। इसलिए ये रेड कर्व अगर हमारे पास आ जाए तो इट विल बी सो यूजफुल फॉर अस कि हमें फिर ये मुख्तलिफ फिनोमिना के ये जो हिस्टोग्राम्स हैं और ये हज़ार बॉटल्स के नंबर्स, या आपके 60 स्टूडेंट्स की हाइट्स, उनके वेट्स, सब कुछ, ये इतने ज़्यादा नंबर कैरी नहीं करने पड़ेंगे। ऑल आई वुड नीड टू कैरी इज कि अच्छा आपके रैंडम वेरिएबल पे वो कर्व लाल वाला कौन सा था। सो नाउ लेट्स लुक एट अ फंक्शन जो इस तरह का कर्व प्लॉट करता है, ठीक है। मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, अब मैं रेड में लिखने लगा बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस रेड कर्व। आई एम गोइंग टू गिव यू अ फंक्शन, इट्स जस्ट अ फंक्शन, ठीक है, इट्स जस्ट अ फंक्शन। मैं अभी डेंसिटी फंक्शन नहीं कहा इसको। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स e to the power minus x square over 2, ठीक है। मैं आपको ये फंक्शन देता हूं। इस फंक्शन को आप लोग प्लॉट कर सकते हैं, कोशिश कर लें प्लॉट करने की। जीरो पे इसकी वैल्यू बता सकते हैं आप मुझे? 1 जीरो पे इसकी वैल्यू 1, लेट्स से ये 1। अच्छा 1 पे इसकी वैल्यू बताएं। e टू द पावर माइनस हाफ, ऐसा ही है ना? Yes. अगर किसी के पास कैलकुलेटर हो तो कैन एनीवन टेल मी e टू द पावर माइनस हाफ? आपके कैलकुलेटर पे ये e नंबर होगा 0.6. इज इट 0.6? Yes sir. ओके, तो 0.5 यहाँ पे होगा, 0.6 कहीं यहाँ पे होगा, 1 पे ये 0.1, अच्छा अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, और 1 पे ये 0.6 है। -1 पे क्या होगा? -1 पे फिर सेम होगा। Power 1/2. नहीं, e टू द पावर -1/2 ही होगा, क्योंकि देखिए माइनस बाहर है, x का स्क्वायर हुआ है, तो आप चाहे 1 का स्क्वायर कर लें या -1 का स्क्वायर कर लें, दोनों का आंसर 1 ही आएगा। वो जो माइनस है वो तो बाद में लगा हुआ है। सो स्टिल e टू द पावर -1 स्क्वायर ओवर 2 विच इज -हाफ आएगा। सो इट्स स्टिल 0.6। सिमेट्रिक है ये फंक्शन सिमेट्रिक है कि यहाँ x का स्क्वायर हुआ है। अच्छा चंद वैल्यूज और कर लेते हैं।
मुझे आप 0.5 पे बता सकते हैं इसकी वैल्यू, एनीवन जिनके पास कैलकुलेटर हो, x की वैल्यू 0.5 डाल दें। सर 0.88। 0.88 यानी 1 के करीब ज़्यादा होगा, 0.6 से ज़्यादा दूर होगा और 1 के ज़्यादा करीब होगा। ओके, और नेगेटिव साइड पे भी इस तरह ही होगा। ओके ग्रेट। 2 पे भी बता सकते हैं मुझे इसकी वैल्यू, 2 पे और 3 पे, इन पे बता दें मुझे काइंडली। सर 2 पे 0.135। 0.135, ये तो कहीं यहाँ पे है, इससे भी शायद नीचे। और 3 पे ऑलमोस्ट 0 हो गया होगा, 0 होगा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट। कोई कर रहा है इसको वेरीफाई 3 पे? सर 0.01। 0.01, ऑलमोस्ट 0, ठीक है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, इन पॉइंट्स को ना ब्लू में कर देता हूँ ताकि फिर हम जब कर्व ड्रॉ करें तो मसला ना हो। ओके, और अब मैं ये कर्व प्लॉट करता हूँ। You see the bell shape? ठीक है, so ये जो मैंने फंक्शन ड्रॉ किया है ये बेल शेप को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स कन्वीनियंट। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या ये फंक्शन कभी भी 0 को टच करेगा? विल इट एवर टच 0? नहीं सर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे e टू द पावर माइनस मतलब x को अगर आप 2000 भी कर दें, ठीक है, तो दिस विल बी e टू द पावर माइनस 2000 का स्क्वायर ओवर 2 विच विल बी अ रियली बिग नंबर। और ये माइनस लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 ओवर e टू द पावर वेरी बिग नंबर e to the power very big number will be 1 over e to the very big number is an even bigger number, बहुत ही बड़ा नंबर होगा, even bigger number। लेकिन वो आंसर मैथमेटिकली स्पीकिंग आंसर फिर भी 0 से तो बड़ा ही आएगा ना, ठीक है। मैं नंबर 0 के और करीब और करीब और करीब और करीब होता जाऊंगा, लेकिन मैं 0 को टच कभी नहीं करूंगा, ठीक है। सो ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये इसे कहते हैं एसिम्प्टोटिकली। एसिम्प्टोट्स का तो पता होगा आपको, एसिम्प्टोटिकली अप्रोचेस एक्स एक्सिस या 0, एसिम्प्टोटिकली अप्रोचेस 0। बट एसिम्प्टोटिकली का मतलब ही ये है कि उसके करीब से करीब होता जाएगा बट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। दिस फंक्शन विल नेवर बी 0, विच मीन्स कि क्या ये एफ ऑफ एक्स जो मैंने बनाया है क्या ये नॉन नेगेटिव है? एनीवन? Yes, sir. Yes, it's non-negative, which gives me some hope. दो अच्छी बातें हो गई हैं कि मेरे पास एक फंक्शन आ गया जो बेल शेप्ड फिनोमेना जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। दूसरी बात ये नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब है मैं शायद इधर से कोई डेंसिटी निकालने की कोशिश कर सकूं। मैं तो अभी सिर्फ इसको फंक्शन का है। डेंसिटी तो तब बनता है जब ये नॉन नेगेटिव हो और एरिया इसका 1 हो। अब मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूं, मैं प्रूव नहीं करता, मैं आप लोगों को बस बता देता हूं
मे बी आप अपने किसी कैलकुलस कोर्स में या मे बी एडवांस कैलकुलस कोर्स में ये प्रूव करते हो या पूछ सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से कि इस फंक्शन का जो एरिया है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया, ये एरिया अगर आप निकालें ना तो इसका आंसर आएगा √2π। डोंट आस्क मी हाउ, ठीक है, ये हम बोरो करने लगे हैं। ये इसका एरिया √2π आएगा। ओके, अगर इसका टोटल एरिया √2π है तो मैं डेंसिटी फंक्शन कैसे बना सकता हूं इसको? टोटल एरिया तो 1 चाहिए, इसका तो √2π है। कैन एनीवन हेल्प मी? डिवाइड करके 2π से ही डिवाइड कर लेते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ डेंसिटी फंक्शन। उधर तो मैं f(x) कह रहा था, अभी भी चलें इसको f(x) कह देता हूं। मैं नया फंक्शन डिफाइन करने लगा हूं यहाँ पे। f(x) इक्वल्स e⁻(x²/2 डिवाइडेड बाय √2π। इस फंक्शन का बिहेवियर वही होगा, लेकिन इसकी जो वैल्यूज थी, जो भी आ रही थी, हर वैल्यू को मैंने √2π से डिवाइड कर दिया, हर वैल्यू को। इसका मतलब है कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, इसमें 2 क्वालिटीज होंगी। ये नॉन नेगेटिव भी होगा और इसका एरिया 1 होगा, विच मीन्स कि ये जो मैंने फंक्शन लिखा है बॉक्स के अंदर, दैट्स अ डेंसिटी फंक्शन। और इस डेंसिटी फंक्शन का एक खास नाम है और इसे कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन। मैंने पहले अंडरलाइन किया था नॉर्मली फिनोमेना ऐसे होते हैं, यहां भी नॉर्मल लिखा हुआ है। इसका नाम नॉर्मल इसलिए है क्योंकि ये जो नॉर्मल बिहेवियर है ना चीज़ों का, उसको रिप्रेजेंट करता है। वो नॉर्मल बिहेवियर वो बेल शेप्ड है, तो चूंकि ये वो नॉर्मल बिहेवियर, बेल शेप बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको नॉर्मल कहते हैं। स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं ये थोड़ी देर में अभी क्लियर होगा, ये मैं अभी नहीं बता रहा। स्टैंडर्ड अभी थोड़ी देर में क्लियर करते हैं, इसको स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं। यहां तक कोई सवाल? जी जी हम ये बेल शेप बना के बाद में जज कर सकते हैं ना कि ये डेंसिटी फंक्शन है या नॉन नेगेटिव है। जी हाँ, लेकिन आपका पॉइंट क्या है? आपका जवाब तो मेरा है यस, लेकिन आपका पॉइंट क्या है? आप क्यों पूछते हैं ये बात? कि आपने ये लिखा है ना कि एक नेगेटिव और ये इसको सब डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, जो आपने लिखा है f(x) = 1/√2x और e के लिए e raised to 5। इसको आपने कहा है कि ये डेंसिटी फंक्शन नॉन नेगेटिव है। आपने इसे अभी सॉल्व नहीं किया, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये डेंसिटी फंक्शन नॉन नेगेटिव है? नहीं, एक्चुअली कर लिया है, इन द सेंस कि मैंने ये जो पहले लेफ्ट पे अगर आप देखें कि पहले मैंने e⁻(x²/2 सिर्फ ये फंक्शन प्लॉट किया, तो आप मेरे साथ अग्री कर रहे हैं कि जब हमने प्लॉट किया तो बेल शेप बनी थी? जी बताइए। अच्छा, आपका नाम क्या है? दोबारा बताइएगा जी नाम। अली आसिम। अली आसिम। सो अली, आप अग्री कर रहे हैं कि ये बेल शेप है, आप अग्री कर रहे हैं कि ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। इनफैक्ट ये तो कभी 0 को भी टच नहीं करेगा मैथमेटिकली स्पीकिंग। ओके, तो यहां तक तो हम मान गए थे कि ये जो भी फंक्शन है ये नॉन नेगेटिव है। बाकी रह गई थी ये बात कि इसका जो एरिया जब निकालते हैं हम, तो मैंने नहीं दिखाया कैसे, मैंने बोरो कर लिया ये फैक्ट कि इसका एरिया √2π आएगा। तो अगर तो हम ये बात मान लेते हैं कि इसका एरिया √2π है, जो कि है असल में, फिर सिर्फ ये रह गया था कि अच्छा मैं फिर एक नया फंक्शन डिफाइन कर लेता हूं। जब मैंने नया फंक्शन डिफाइन किया ये बॉक्स के अंदर, उसमें मैंने बिहेवियर वही रखा बेल शेप वाला e⁻(x²/2 का, सिर्फ उस फंक्शन की वैल्यूज को स्केल कर दिया मैंने। यानी स्केल से मेरा मतलब ये है कि पहले अगर फंक्शन
इस तरह करके था जिसका एरिया √2 पाई था, मैंने उसकी बजाय एक स्केल डाउन फंक्शन बना दिया। उसमें हर वैल्यू को मैंने √2 पाई से डिवाइड कर दिया। तो ये छोटा फंक्शन है, इसका जो एरिया आता है वो 1 आ जाएगा। ठीक है। और अब जब ये बॉक्स के अंदर जो मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ आ गया है, इसमें असल में दोनों प्रॉपर्टीज मीट करता है। ये नॉन नेगेटिव भी है, एरिया 1 भी है, और तीसरी प्रॉपर्टी भी मीट कर रहा है कि ये बेल शेप्ड इसकी है, बेल शेप्ड बिहेवियर है इसका। इस तरह के फंक्शन को कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी या स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन। ओके सर, गॉट इट। ओके, शुक्रिया। अच्छा, इस फंक्शन के बारे में चंद और चीजें देख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूं, ये फंक्शन कॉपी अब हो नहीं सकता, फिर से बना लेते हैं। ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है फंक्शन, फिर मैं ये वाली नहीं बनाता। ये 0 के इर्द गिर्द होता है। यानी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 0 पे होती है। और 1 से लेकर या -1 से लेकर 1 तक ये जो रीजन है, ठीक है, इसका एरिया ये एरिया 0.68 होता है। टोटल एरिया 1 है, राइट? टोटल एरिया 1 है। और 2 और -2 के बीच में, 2 और -2 के बीच में जो टोटल एरिया है, उसमें ये 1 वाला भी इंक्लूडेड है, राइट? मुझे दूसरी तरफ बनाना चाहिए था। टू और -2 के बीच में जो एरिया होता है ये कोई 0.95 होता है। और सिमिलरली 3 और -3 के बीच में जो एरिया है, 3 और माइनस, मैं वो एरिया चलें ड्रॉ कर लेता हूँ हल्का सा। सर एरिया तो 1 ही आना चाहिए। टोटल एरिया 1 है, टोटल एरिया 1 है, ठीक है। 1 और -1 के बीच में जो एरिया है वो 0.68 है। 2 और -2 के बीच में जो एरिया है वो 0.95 है। 3 और -3 के बीच में जो एरिया है ना, वो ऑलमोस्ट 1 है, ऑलमोस्ट 1। वो कोई इतना आ जाता है 0.997 इस तरह का, ऑलमोस्ट 1, ठीक है। यानी ये फंक्शन पूरे का पूरा जो इसका बिहेवियर है ना, वो 3 और -3 के बीच में ऑलमोस्ट सारा ही कैप्चर हो जाता है। आगे बहुत ही थोड़ा सा ये इसमें एरिया होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर ना हम इसके डेसिमल प्लेसेस अगर हटा देते हैं, इसको आप रूल एक बना लें। ये एक रूल है, रूल का नाम आप याद कर लें। ये रूल है 68 95 और 68 95 और 99 का रूल है, ठीक है। दैट्स द रूल। इससे आपको ये थोड़ा सा ना याद रह जाएगा इंशाल्लाह कि बिटवीन 1 एंड -1 68% एरिया है, बिटवीन 2 एंड -2 95% एरिया है, और ऑलमोस्ट सारा एरिया 99% 99.7% वो बिटवीन 3 एंड -3 है।
तो ये तो बड़ी ख़ास किस्म का एक फंक्शन हमने देख लिया। अब आते हैं, ऐसा करते हैं, आपके चलिए यहाँ पे ये एक पार्ट तो कवर हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर मैं ये जो 1000 बॉटल्स की बात की थी मैंने, When I talk about 1000 bottles और उनका मैंने हिस्टोग्राम बनाया, और उसका जो हिस्टोग्राम बना था वो इस तरह का बना था, जिसमें जो एवरेज वैल्यू 250 है। बेल शेप तो है लेकिन एवरेज वैल्यू तो 250 पे है। मैंने जो स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाया है, इसकी बेल की जो पीक है वो कहाँ पे होती है? जो स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाया है मैंने, इसकी बेल की पीक कहाँ पे है? जीरो पे। और जो हमारे पास एक्चुअल फिनोमेना सामने आ गया है कि मैंने 1000 बॉटल्स को मेजर किया, कितना लिक्विड था, और मैंने देखा कि उनकी जो पीक आई थी वो 250 के पास थी। तो मैं बेल भी बनानी है लेकिन 0 पे पीक नहीं चाहिए, मुझे तो 250 पे पीक चाहिए। ठीक है, लेट्स सी हाउ वी कैन मॉडल सच अ फंक्शन। ठीक है, इसको मॉडल करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, हम एक नया फंक्शन बनाते हैं और वो फंक्शन ऐसे होगा, f of x equals 1/2 पाई, वैसे ही जैसा था ताकि एरिया 1 आए, e to the power minus x minus 250 का स्क्वायर ओवर 2। सिर्फ एक डिफरेंस है, मैंने x का स्क्वायर करने की बजाय x माइनस 250 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और इधर से देख लें होगा क्या। अगर x एक रैंडम वेरिएबल था और x की वैल्यूज 250 के इर्द गिर्द होती थी, x की वैल्यूज 250 के इर्द गिर्द होती थी, यानी उसकी एवरेज 250 थी। अगर मैं x की तमाम पॉसिबल वैल्यूज में से 250 माइनस कर दूं तो इसकी एवरेज क्या बनेगी? x की एवरेज 250 थी, अगर x माइनस 250 कर दूं इसकी एवरेज क्या बनेगी? 0। इसकी एवरेज 0 हो जाएगी और ये 0 के इर्द गिर्द मंडलाएगा, 0 के इर्द गिर्द ये वेरी करेगा, ये वाला वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यही किया है कि मैंने x में से जो एक्चुअली एवरेज आ रही थी, या अगर हमारा ख्याल है कि यहां पे पीक आनी चाहिए थी, वो पीक वाली जगह जो है ना वो मैंने माइनस कर दी, और जब भी ये वेरिएबल 0 हो जाएगा, जब भी ये वेरिएबल 0 होगा पीक हो जाएगी। जब x माइनस 250 0 हो जाएगा तब पीक आएगी। और x माइनस 250 0 कब होगा? x माइनस 250 x की कौन सी वैल्यू पे 0 होगा? 250। तो पीक 250 पे आ जाएगी फिर। यानी ये अगर फंक्शन मैं प्लॉट करूं तो ये फंक्शन बेल शेप्ड होगा और इसकी पीक 250 पे आ रही होगी। मोर जनरली मैं जहां पे भी इस बेल की पीक रखना चाहता हूं, अगर लेट्स से म्यू कोई वैल्यू है, वो म्यू पे मैं इसकी पीक रखना चाहता हूं, तो मैं यहां पे माइनस म्यू कर दूंगा, ओवर 2 कर दूंगा। ठीक है, सो म्यू जस्ट डिटरमिन्स, अगर मैं रफ जुबान में लिखूं, म्यू डिटरमिन्स
where you place the bell. मैं बहुत रफ लफ्जों में बता रहा हूं, पर आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपने बेल रखी कहां पे, वो म्यू पे पड़ी होगी। जहां भी रखनी है उतना माइनस कर दें एक्स में से। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और ताकतवर बनाते हैं। ये तो थे ना बॉटल्स का 1000 बॉटल्स। नाउ लेट्स से मेरे पास बिहेवियर बेल शेप्ड ही था, और जो भी एवरेज, लेट्स से बॉटल्स वाला एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक कोई और मशीन थी, वो भी 250 मिलीलीटर डालती थी, लेकिन वो गलती बहुत कम करती थी। यानी ये जो पहली मशीन थी, लेट्स कॉल इट मशीन 1, मशीन 1, ये जब डालती थी 250 मिलीलीटर्स और प्लस सम रैंडम अमाउंट, इसकी जो रैंडम अमाउंट थी ना, इसको एप्सिलॉन 1 कह देता हूं, ये थोड़ी बड़ी थी। यानी ये जब गलती करती थी, थोड़ी बड़ी गलती करती थी ये मशीन। नाउ आई हैव मशीन 2, और ये जब 250 ml डालती है, ये भी कोई गलती करती है, और कोई रैंडम अमाउंट ऊपर या नीचे, प्लस माइनस कह देता हूं, ये भी कोई रैंडम अमाउंट। इनफैक्ट अगर रैंडम ही है तो माइनस लिखना जरूरी नहीं है, पर चलें फिलहाल लिख देता हूं। वो रैंडम नेगेटिव भी तो हो सकती है, पर कोई बात नहीं। ये भी कोई रैंडम अमाउंट ऐड कर देती है, लेकिन ये छोटी गलती करती है। अगर ये छोटी गलती करती है तो ज़्यादातर इसकी बोतलें इस मशीन 2 से भरी हुई, वो ज़्यादातर 250 के इर्द गिर्द होंगी, और 250 के करीब भी हो सकता है काफ़ी हों। लेकिन आप जब 250 से दूर जाना चाहेंगे ना, तो बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि 250 से दूर नहीं होंगी। बहुत कम चांसेस हैं कि ये इतनी बड़ी गलतियां कर रही हो मशीन। अब इसके ऊपर अगर मैं बेल शेप कर्व फिट करूं, तो वो ज़रा फर्क किस्म का बेल शेप कर्व है। नोटिस कि इधर बेल शेप कर्व थोड़ा वाइड था, थोड़ा चौड़ा था, और नीचा भी होगा, जबकि इधर इस मशीन का जो बेल शेप बिहेवियर नज़र आता है, उसमें वो बेल शेप कर्व थोड़ा पतला है, लेकिन ऊंचा ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये बेल का पतला या मोटा होना, यानी ये बताना कि रैंडम फिनोमेना जो है वो अपनी एवरेज से कितना डिविएट कर रहा है। अगर एवरेज लेट्स से 250 है, तो एवरेज से कितना प्लस माइनस डिविएट, ज्यादा डिविएट करता है, कम डिविएट करता है। पहली मशीन बहुत ज्यादा डिविएट करती है एवरेज के इर्द गिर्द, दूसरी मशीन एवरेज के इर्द गिर्द कम डिविएट करती है। ठीक है। ये हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं? ये अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक नया फंक्शन बनाने लगा हूं, जो कि बिल्कुल वैसा ही होगा, बस उसमें एक चीज ऐड कर दी है मैंने। f of x इक्वल्स 1/2 पाई। यहां पे अब मुझे इजाजत दें, आई विल राइट समथिंग कॉल्ड सिग्मा का स्क्वायर। इस पे प्लीज डर ना जाइएगा, स्टे विद मी। मैंने सिर्फ एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, या नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, सिग्मा स्क्वायर। बाकी वही है, e⁻ माइनस x माइनस जहां भी आपने बेल रखनी थी, और ओवर 2, लेकिन फिर से सिग्मा स्क्वायर। सिर्फ 2 चीजें मैंने नई की हैं, एक ही है बल्कि। सिग्मा स्क्वायर ये 2 के साथ भी ले आया हूं जहां डिवीजन करते थे, और सिग्मा स्क्वायर इधर भी ले आया हूं। बस ये 2 नए काम किए मैंने।
इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? जिस तरह मैंने कहा था ना कि म्यू डिटर्मिन्स वेयर यू प्लेस द बेल। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सिग्मा है या सिग्मा स्क्वायर कह लें, सिग्मा। सर जी जी सर वो वहाँ ऐसा नहीं ना होना चाहिए, म्यू डिटरमाइन वेयर यू प्लेस द पीक ऑफ द बेल। एंड विच मीन्स के वेयर यू प्लेस द बेल, क्योंकि जहां भी पीक होगी बेल उसके इर्द गिर्द सिमेट्रिक है। यानी हम पीक का लफ्ज़ ऐड कर लेना। दोनों बातें ठीक, मैं कर देता हूं डिटर्मिन्स वेयर यू प्लेस द बेल या वेयर यू प्लेस द पीक ऑफ द बेल। मैं अपने वाली बात भी खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी ठीक है और आपकी बात भी ठीक है, और ये कनेक्शन देखना जरूरी है कि दोनों एक ही बातें हैं असल में। पर आप ये कनेक्शन देख रहे हैं, आप अग्री करते हैं कि मेरा और आपका जुमला असल में एक ही बात कह रहे हैं? सर वो मेरे वाले में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहती। मुमकिन है, ठीक है वेयर यू प्लेस द पीक ऑफ द बेल, ठीक है, सही है। सिमिलरली जो सिग्मा स्क्वायर मैंने ऐड किया है पैरामीटर, ये कुछ डिटर्मिन करता है, डिटर्मिन्स द विड्थ ऑफ द बेल। बेल कितनी चौड़ी है, और ये मैं अगेन ये बड़े मैं रफ अंग्रेजी में जुमले लिखे हैं दोनों, म्यू का भी सिग्मा का भी, रफ आइडिया देने के लिए। टर्म इज द विड्थ ऑफ द बेल। अगर इसका जो सिग्मा स्क्वायर होगा ना, ये मशीन 2 का जो सिग्मा स्क्वायर है ये स्मॉल है, मशीन 1 का जो सिग्मा स्क्वायर होगा ये बड़ा होगा, क्योंकि इसकी बेल चौड़ी बेल है, ठीक है। और मैं अब क्लास में तो टाइम लग जाएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल जिस तरह आपने e⁻⁻x² वाला ये फंक्शन आप लोगों ने ये ब्लू पॉइंट्स प्लॉट करके और फिर इनमें से फंक्शन गुजारा था, इसी तरह मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप ये म्यू को ऐसा करें, म्यू को 0 रख लें, म्यू को 0 रख लें, और सिग्मा स्क्वायर को, एक सिग्मा स्क्वायर तो आप यूज कर चुके हैं 1 वाला, यानी अभी तक जो आप कर रहे थे सिग्मा स्क्वायर 1 ही था सारे फंक्शंस में, हमने बस लिखा ही नहीं था वहां पे, इसका मतलब वो 1 था, मल्टीप्लाई हो गया। आप सिग्मा स्क्वायर को 2 करके देखें, फिर सिग्मा स्क्वायर को 3 करके देखें, 4, 5, 6, और यू नोटिस कि आपके पास जो फंक्शन आ रहा है वो पतले से पतला होता जा रहा है और उसकी हाइट बड़ी से बड़ी होती जाएगी, विच इज अंडरस्टैंडेबल। जब विड्थ कम हो रही है और एरिया 1 रखना है तो हाइट को बढ़ना पड़ेगा, और यही हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो जेनेरिक फंक्शन है ना, ये जेनेरिक जो फंक्शन है, इसको बल्कि हम थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। तो लेट मी जस्ट रैप दिस अप क्विकली। अच्छा, ये जो मैंने एंड पे फंक्शन बनाया है ना, और इसको भी, ये भी एक ख़ास फंक्शन है, इसको भी मैं स्क्वायर बना देता हूँ इसके इर्द गिर्द। this function is called the normal density function. नॉर्मल इसलिए क्योंकि ये वो बेल वाली शेप डिस्क्राइब करता है, एंड नॉर्मली फिनोमेना आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ बेल शेप्ड फॉर्म, तो इसलिए इसको नॉर्मल डेंसिटी कहते हैं। लेकिन इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं कह रहे, इसको नॉर्मल कह रहे हैं। इसके अंदर पूरी ताकत है, यानी अगर कोई आपके पास रैंडम वेरिएबल है x जिसकी एवरेज वैल्यू म्यू है,
और उस एवरेज के इर्द गिर्द उसका जो स्प्रेड है, वो जो डिविएट करता है, वो कम डिविएट करता है, ज़्यादा डिविएट करता है, वो अगर ये सिग्मा स्क्वायर कोई वैल्यू है या सिग्मा कह लें, वो डिटरमिन करती है। अगर आपके पास ये दो चीज़ें मौजूद हैं और आपका बिहेवियर बेल शेप्ड है, तो आप ये नॉर्मल डेंसिटी लेके आएंगे। ये जिसको आप एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, इसको अब मैं प्रॉपर नाम देता हूं। इसका प्रॉपर नाम है नॉर्मल डेंसिटी n ऑफ x, और उसके पैरामीटर्स क्या हैं कि ये कौन से वाली नॉर्मल डेंसिटी है। ये वो नॉर्मल डेंसिटी है जो म्यू के इर्द गिर्द है और जिसकी विड्थ, चौड़ाई, म्यू से जो इसकी डिविएशन है वो सिग्मा स्क्वायर डिटरमिन करता है। तो ये नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। और अब मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल आपको डिफाइन कर देता हूं कि उसको स्टैंडर्ड क्यों कहते थे। फिर अगर आप नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन में म्यू को 0 कर दें और सिग्मा स्क्वायर को 1 कर दें, आप ऐसा करें, इस ग्रीन फंक्शन में मुझे करके दिखाएं जरा। ये जो फंक्शन है रेड बॉक्स के अंदर, इसमें म्यू को 0 कर दें और सिग्मा स्क्वायर को 1 कर दें और मुझे आंसर बताएं फंक्शन क्या बनता है। फिर आप लिखवाएं, मैं लिखता जाता हूं। सर ये तो स्टैंडर्ड बन जाएगा, यानी 1/2 पाई, सिग्मा स्क्वायर तो 1 है, सिग्मा स्क्वायर तो 1 है, तो ये अंडर रूट आ गया, ई टू द पावर माइनस म्यू तो 0 है, म्यू 0 है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर ओवर 2, सिग्मा स्क्वायर तो 1 है, तो बस ओवर 2 रह जाएगा। और ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल आ गया। तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल इसलिए कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये पैरामीटर्स बड़े ख़ास फिक्स्ड हैं कि ये एक ऐसी बेल है जो 0 पे पड़ी होती है और उसका जो विड्थ है, इस तरह की विड्थ, वो 1 होती है, ठीक है, वो 1 होती है, 1 से लेके -1, यानी इसका 68% एरिया जो है ना, वो ये 1 और -1 के बीच में होता है। इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डेंसिटी कहते हैं। लेकिन अब वापस आते हैं, ये तो था बस स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए, वापस नॉर्मल पे आते हैं। जो नॉर्मल डेंसिटी होती है बिटवीन with parameters mu and sigma square, इसका कर्व भी, इसको भी ना स्टडी करने के लिए हमारे लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल काफी है, ठीक है। यानी लेट मी ड्रॉ दिस, जो भी इसकी लोकेशन है म्यू, जो भी है मुझे नहीं पता, जो भी है, और जो भी इसकी विड्थ है, ठीक है, यानी म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर ये वैल्यू होती है। और अगर मैं ये एक्स एक्सिस बनाऊं इसको, ठीक है, तो ये म्यू माइनस सिग्मा स्क्वायर, यानी एवरेज वैल्यू म्यू प्लस 1 सिग्मा स्क्वायर और म्यू माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर, इसके दरमियान जो एरिया होता है वो आप गैस कर सकते होंगे कितना होता होगा। कैन एनीवन गैस कि ये एरिया कितना है? 68%। ये एरिया, ये 0.68 है बिल्कुल, और इसका टोटल एरिया 1 है,
म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर में 0.68 है, और फिर अगर 2 सिग्मा स्क्वायर हो प्लस माइनस तो 95% होगा, प्लस माइनस 3 सिग्मा स्क्वायर हो तो ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा, 99.7%। लेकिन ये हम इस तरह से निकाल लेते हैं कि एक ख़ास किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आप लेट्स से आपके पास रैंडम वेरिएबल है, मैं बल्कि इधर करता हूँ, आपके पास रैंडम वेरिएबल है x जो कि फॉलो करता था नॉर्मल डेंसिटी, म्यू और सिग्मा स्क्वायर उसके पैरामीटर्स थे। मैं एक नया रैंडम वेरिएबल बनाने लगा हूँ और वो ये है x माइनस म्यू। कोई बता सकता है ये कैसा रैंडम वेरिएबल होगा? एनीवन? x तो रैंडम था लेकिन उसमें से हर उसकी वैल्यू में से माइनस कर दी एक फिक्स्ड वैल्यू, म्यू फिक्स्ड है। क्या x की रैंडमनेस चेंज हो जाएगी? नो सर। तो अगर ये पहले बेल शेप था अब भी बेल शेप रहेगा, ठीक है। लेट्स कॉल दिस y, y एक रैंडम वेरिएबल है और उसमें y की कोई वैल्यू आ जाती है, और इसका मीन क्या होगा? पहले वाले की एवरेज, हाँ पहले बेल अगर म्यू पे पड़ी थी और म्यू माइनस कर दिया, ये 0 पे पड़ी होगी, लेकिन इसकी विड्थ वही होगी, इसका जो स्प्रेड है वो वही होगा। अब मैं एक और रैंडम वेरिएबल बनाने लगा हूं z, वो है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये जो रैंडम वेरिएबल है इसे मैंने, रैंडमनेस तो x से आ रही है, म्यू और सिग्मा तो फिक्स्ड है, तो ये भी बेल को बेल ही रखेंगे, लेकिन इसका बेल 0 पे पड़ी होगी, और बेल की जो लेट मी डिफाइन दिस के सिग्मा स्क्वायर है क्या? सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं, और शायद कुछ लोगों ने ये पहले पढ़ा हो, वरना हम बाद में पढ़ भी लेंगे। और सिग्मा जो है उसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। क्या आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हुआ है ये? रिगार्डलेस, ये सिर्फ इस बात को कैप्चर करती है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल अपनी एवरेज से, जो भी उसकी एवरेज वैल्यू है, अपनी एवरेज से कितना, ऑन एवरेज कितना स्प्रेड आउट होता है, एवरेज से कितना डिविएट करता है। अगर ये ज़्यादा है तो मतलब बेल शेप्ड कर्व चौड़ा होगा, अगर ये कम है तो बेल शेप्ड कर्व पतला होगा। लेकिन ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की है ना, x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन, x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन, इससे जो रिजल्टिंग z की जो वेरिएंस आएगी या स्टैंडर्ड डिविएशन वो 1 हो जाएगी, z का जो स्प्रेड है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व आ गया है। सिग्मा स्क्वायर डिवाइड नहीं करना? नहीं, सिग्मा से अगर डिवाइड करना है, ये हम शायद आगे जाके देखें तो वहाँ क्लियर हो जाएगा कि अगर सिग्मा से डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस 1 हो जाएगी, ठीक है। ये बाद में देखेंगे, पर आंसर इज कि नहीं, डेफिनेटली सिग्मा से डिवाइड करना है, नॉट सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बल्कि मैं सारा स्मॉल लोअर केस में लिखता हूँ कि मेरे पास x की कोई वैल्यू आई रैंडम वेरिएबल की, उसमें से मैंने उसकी एवरेज निकाली और फिर रिजल्ट को डिवाइड किया स्टैंडर्ड डिविएशन से, एक और नंबर आ गया z। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, x से z की ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको कहते हैं z ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, और इसका एक और नाम भी है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। और ये जो z वैल्यू है इसको z स्कोर कह देते हैं अक्सर।
और इसका जुमला जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। जी स्कोर का जो जुमला है, इस पूरी बात का जो जुमला है, वो ये है कि अपने माइक्स म्यूट रखिए प्लीज़। जी स्कोर का जो जुमला है, वो जुमला ये बनता है कि ये एक्स के बारे में बता रहा है। Z-score tells us how many standard deviations away from its mean या एवरेज was x। ठीक है, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है x और उसकी जो एवरेज है वो 10 है और उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 2 है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है। और डिविएशन 2 है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास इस रैंडम वेरिएबल की एक वैल्यू आई है x और वो थी 14, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो x इक्वल्स 14 है ये मीन से कितने स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है? दो स्टैंडर्ड डिविएशन दूर, क्योंकि अगर मैं करूं मीन विच इज 10 प्लस 2 इंटू 2 यानी प्लस 2 टाइम्स माई स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 14। तो आपका जवाब सही है, दिस इज 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे। बट हाउ डू आई फाइंड दिस आउट? आई फाइंड दिस आउट दिस वे, 14 माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन, 14 minus 10 over 2 which is 4 over 2 which is 2। यानी इसने रैंडम वेरिएबल को ना प्योरली इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बता दिया। फॉर एग्जांपल, इसका फायदा देखें, फायदा क्या होने लगा है। मैंने एक क्विज लिया, मैंने आप लोगों का क्विज 1 लिया। क्विज 1 में किसी एक स्टूडेंट का एक स्कोर आया, क्विज 1 में एक स्टूडेंट का स्कोर आया, उसका स्कोर था 14, जबकि एवरेज स्कोर उस क्विज में 10 था और जो स्प्रेड था ना लोगों का एवरेज के अराउंड वो 2 था। ओके, सो दिस स्टूडेंट इन क्विज 1 वाज 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे। इसकी जो क्विज 1 में जी स्कोर आया Z1 x1 इक्वल्स 14, ये आ गया μ1 भी चले कर देते हैं, ये आया x1 माइनस μ1 ओवर सिग्मा 1 विच इज 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। फाइन, फिर मैंने क्विज नंबर 2 लिया। क्विज नंबर 2 में मैंने जो स्टूडेंट है वही सेम स्टूडेंट था, उसका स्कोर आया 12। ठीक है, उसका स्कोर 12 आया और एवरेज थी 10। नाउ द स्टूडेंट वुड थिंक कि यार मेरा पिछला क्विज जो था ना वो बेहतर हुआ था, उसमें मेरे एवरेज लोगों के 10 थे और मेरे 14 मार्क्स आए थे, और इस क्विज में मेरे 10 हैं, मेरे 12 हैं और लोगों एवरेज से मैं सिर्फ 2 ऊपर हूँ, तो ये तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन ये बताती है कि ऑन एवरेज लोग 10 से ज़्यादा इर्द गिर्द स्प्रेड हो भी नहीं रहे थे। अगर लेट्स से स्टैंडर्ड डिविएशन 1 थी वहाँ पे, तो अगर मैं सॉरी क्विज 2 की बात हो रही है, क्विज 2 तो इस केस में जो इसका जी स्कोर है वो आएगा x2 माइनस μ2 ओवर सिग्मा 2, जो कि आएगा 12 माइनस 10 ओवर
2 which is 2 over standard deviation 1 थी, standard deviation 1 थी, 12 minus 10 over 1 which is 2 over 1, answer is 2. दोनों quizzes में the student was 2 standard deviations above the mean. इससे ये हुआ कि मेरे पास एक तरीका आ गया दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स को कंपेयर करने का। पहला रैंडम वेरिएबल तो मीन 10 और स्टैंडर्ड डिवीएशन 2 का था, दूसरा रैंडम वेरिएबल मीन 10 स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 का था। फर्क रैंडम वेरिएबल्स थे, पर जब मैं स्टैंडर्डाइज कर लेता हूँ, जब मैं जी स्कोर निकाल लेता हूँ, तो अब मैं दोनों रैंडम वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फ़ायदा है स्टैंडर्डाइजेशन का। और इन द फ्यूचर अगले लेक्चर में से इंशाल्लाह अब हम हमेशा यही करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन। जब भी हमारे पास कोई नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आएगा जिसका जो भी मीन हुआ, जो भी वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन हुई, वी विल ऑलवेज फर्स्ट परफॉर्म दिस स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप और हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल पे लेके आएंगे। मीन 0 वेरिएंस 1 इस पे लाएंगे और इसके जो एरियाज हैं इसके बारे में हमें पता था 65% इधर है, 95% एरिया इधर है, एंड सो ऑन। यानी इस कर्व को स्टडी करना हमें आता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को स्टडी करना हमें आता है। इनफैक्ट इसके नीचे क्या एरिया बनते हैं, कितनी वैल्यू पे, उस पे तो बड़े डिटेल्ड टेबल्स मौजूद हैं। ये इस टेबल को अगली दफ़ा देखेंगे इंशाल्लाह। पर बस ये आप याद रखें कि जब भी हमें बेल शेप फिनोमेना पे काम करना पड़ेगा तो हम हमेशा असली फिनोमेना जिसका मीन म्यू और सिग्मा स्क्वायर होगा उसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे और स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल पे ले आएंगे और फिर वहाँ से उसके चांसेस, जब भी आप मुझसे असली वेरिएबल के बारे में कोई प्रोबेबिलिटी के बारे में सवाल करेंगे, मैं उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल पे मैप करके वहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल लिया करूँगा। ठीक है, ये अगली दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह।